कहते हैं कि जब अपराध और सत्ता के गठजोड़ से बनी ताकत का कोई तोड़ नहीं होता, माफिया ब्रदर्स भी इसी ताकत के दम पर बड़े से बड़े जुर्म को अंजाम देते थे। साल 2007 में करेली के मदरसा कांड को अंजाम देकर दोनों भाइयों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था और इस कांड के बाद शैतान की पदवी भी पाली थी। आखिर मदरसा कांड क्या था जिसने पूरे प्रयागराज को हिलाकर रख दिया? देखिए। करेली के इस मदरसे में भले ही आज सन्नाटा पसरा है, लेकिन पिछले 16 सालों से ये मदरसा माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ के महापाप का एकमात्र गवाह है। वो दो बच्चियां आज भी चीख चीख कर न्याय मांग रही हैं, जिनके साथ 16 साल पहले अतीक, अशरफ और उसके बदमाशों ने हैवानियत की सभी हदों को पार कर दिया था। घर वालों ने अपनी फूल जैसी बच्चियों को इबादत और पढ़ाई के लिए मदरसों में भेजा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस पाक जगह पर और इन बच्चियों पर शैतानों की नजर है। 17 जनवरी 2007 की उस रात को याद कर आज भी रूह कांप जाती है, जब अतीक और उसके भाई अशरफ ने सबसे बड़े गुनाह को अंजाम दिया। रात के अंधेरे में अतीक, अशरफ के गुंडे करेली के मदरसे में आ धमके, जहां मदरसों में पढ़ने वाली लड़कियां रहती थी। मदरसे में बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन था, बावजूद अतीक और अशरफ के गुंडे मदरसे में घुसे, बल्कि सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा कर पर्दा हटाकर सभी के चेहरे को देखा और उनमें से 2 लड़कियों को अगवा करके उठा ले गए। बताया जाता है कि अतीक के भाई अशरफ के इशारे पर सब कुछ हुआ था। रात भर दोनों लड़कियों का गैंगरेप किया गया। दरिंदगी की सभी हदों को पार कर सुबह दोनों लड़कियों को मदरसे के बाहर फेंक दिया गया। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में 17 जनवरी 2007 को हुए मदरसा रेप केस की, जिसके बाद एक तरह से पूरा जो प्रयागराज है वो हिल गया था, पूरा जिला हिल गया था। हम उसी मदरसे के सामने मौजूद हैं जहां पर 17 जनवरी की रात को कुछ हथियारबंद लोग इस मदरसे में पहुंचते हैं और ये लड़कियों का मदरसा है और यहाँ अंदर घुस करके वो मदरसे के अंदर सो रही लड़कियों के चेहरे से नकाब हटवा करके 2 लड़कियों को छांटते हैं और यहाँ से उठा के ले जाते हैं। फिर उसके अगले दिन वो दोनों लड़कियां लहूलुहान हालत में इसी मदरसे के सामने मिलती हैं। यहाँ उनको छोड़ करके फेंक करके वो जो आरोपी थे वो भाग गए थे और ये बताया गया कि रात भर उन लड़कियों के साथ गैंग रेप हुआ है। मदरसे में पढ़ने वाली 2 नाबालिग बच्चियों के बलात्कार की खबर पूरे प्रयागराज में आग की तरह फैली। जुर्म बड़ा था तो स्वाभाविक बवाल भी होना था, लेकिन उस समय अतीक सांसद था, उसका भाई अशरफ विधायक और दोनों जराइम की दुनिया के बादशाह थे। ऐसे में मदरसों की बच्चियों की न्याय के लिए उठी हर आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया गया। हालांकि पुलिस ने इस घटना में 5 आरोपियों को पकड़ा था, जो कोई रिक्शा वाला था, कोई दर्जी था, लेकिन आरोप सीधे तौर पर जो अतीक अहमद का भाई अशरफ था उस पर लगा था और लोगों ने बताया कि अशरफ ने ही उन लड़कियों को उठवाया था और उनके साथ रेप हुआ था। ये चर्चा दबी जुबान में तमाम लोग बोलते रहे। हालांकि किसी एफआईआर में अशरफ का नाम नहीं आया, अतीक का नाम नहीं आया, लेकिन उसके बाद से एक तरह से कह सकते हैं मुस्लिम समुदाय के एक तबके का समर्थन अतीक और अशरफ को मिलना बंद हो गया। मदरसे के इस कांड में अतीक, अशरफ का नाम आया तो हर किसी को सांप सूंघ गया, कुछ ना दिखाई दे इसके लिए सभी ने आंखों पर पट्टी बांध ली, जुबान पर ताला लगा लिया, कुछ सुनाई ना दे इसलिए कानों में रुई डाल ली। माफिया और सत्ता की गठजोड़ वाली अतीक, अशरफ की ताकत के आगे कोई टिक नहीं पाया। सन 2007 में जो बहुत बहुचर्चित एक कांड हुआ था, मदरसा कांड, जो मदरसा करेली थाना अंतर्गत में आता है, करामत की चौकी पे। उस मदरसे में बच्चियों को निकाल कर रेप किया गया था और उसमें हम लोगों ने इस बात के लिए जो है लोगों से ये एहतजाज किया और उसमें ये कहा गया कि ये निर्दोष लोगों को, उसके अंदर बेवजह निर्दोष जो लोग थे उनको फंसा दिया गया था। उस पर हम लोगों ने ये एहतजाज किया कि जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। तो उसके लिए एहतजाज हुआ यहाँ पर
तो उसमें सुभाषिनी अली आई, रीता जोशी आई, तमाम नेता लोग आए और उसमें बड़ा एक एहतजाज हुआ। और उसके बाद जो है इन्होंने जो उस वक्त के वर्तमान हमारे उस वक्त अतीक अहमद वो सांसद हुआ करते थे, उनके भाई अशरफ विधायक हुआ करते थे, ये सब लोगों ने बाकायदा उस पे पर्दा डालने का काम किया। अशरफ के मदरसा कांड में पुलिस ने FIR तो की थी, लेकिन उस FIR में बच्चियों से बलात्कार का जिक्र नहीं था। मामूली छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया। केस में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें दर्जी, रिक्शे वाला और मजदूर शामिल थे। इन्हीं के लोग, अतीक अहमद के ही लोग और इनके भाई अशरफ, इस तरह के लोग इसके अंदर पूरा उनका इन्वॉल्वमेंट था। और उसके बाद भी इंसाफ नहीं हुआ और गरीब लोगों को जेल भेज दिया गया। हम लोगों को सिर्फ एहतजाज करने पर, आवाज उठाने पर, उस वक्त अतीक अहमद के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा था, सब लोग खामोश थे। जो पढ़ने वाली लड़कियां थी सब मुसलमान थी, बैकवर्ड कैटेगरी से आती थी और 10 साल से 15 साल की एज ग्रुप में थी, सब नाबालिग थी। लड़कियों को यौन शोषण बहुत दिनों से चल रहा था। जब ये 2 मामला आया जिसमें 2 लड़कियां लहूलुहान हो गई, तो ये एक पुलिस केस बन गया। लेकिन इस FIR की एक अजीब बात यह है कि इसमें बलात्कार या रेप जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, वो धारा भी नहीं लगी, बल्कि इसे एक छेड़छाड़ जैसा मामला, उसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया नोच घसोट का इसको मामला बना दिया गया। 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, दर्जी, रिक्शे वाले जैसे लोगों को। वो सब बाद में बरी भी हो गए। नहीं, जाहिर सी बात है, सब बरी हो गए। बेगुनाह लोगों को फंसाया गया था। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। प्रयागराज में अर्धकुंभ चल रहा था, मुलायम सिंह आते हैं और प्रयागराज में गंगा नहा के चले जाते हैं, संगम नहा के चले जाते हैं, लेकिन इस मामले में अशरफ का नाम वो नहीं आने देते। नाबालिग लड़कियों के घर वालों को पहले ही अतीक और अशरफ के गुंडों ने जान से मारने की धमकी दी थी। अगर वो जुबान खोलते तो मारे जाते। ऐसे में उन्होंने इस अत्याचार के जहर को पीने में ही अपनी भलाई समझी। 44 साल की क्रिमिनल हिस्ट्री में अगर अतीक अहमद और अशरफ पे एक भी मुकदमा अंजाम तक नहीं पहुंचा, तो उसका कारण यही था कि हर बार गवाहों को धमका के पलटा दिया जाता था। हमने देखा उमेश पाल भी राजू पाल के केस में अतीक के फेवर में गवाही शुरुआत में देते हैं। वो जब मायावती की सरकार आती है तो वो अपनी किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कराते हैं। इसमें भी ऐसा ही हुआ, लगातार गवाहों को धमकाया गया। वो लड़कियां कहाँ गईं कुछ नहीं पता, मदरसा बंद हो गया, तमाम लड़कियां रातों रात यहाँ से शिफ्ट कर दी गईं और सपा सरकार में ये एक बहुत आम बात हुआ करती थी। अतीक अशरफ सिर्फ माफिया नहीं थे, ये समाज के लिए शैतान थे, जो अपनी शैतानी ताकत से कितने बड़े जुर्म को न सिर्फ अंजाम देते, बल्कि अपने उस जुर्म के राज को दफन भी कर देते थे। करेली मदरसा कांड उसका जीता जागता उदाहरण है। इतना खौफ था इनका, क्योंकि ये सांसद थे, इसके वजह से डर के मारे कोई बोल नहीं रहा था। हम लोगों ने जब आवाज उठाई तो इन्होंने हम लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे गंभीर धाराओं में हम लोगों के खिलाफ कायम कराए और हम लोगों को धमकाते थे, डरवाते थे। बाकायदा इनके लोग हम लोगों को ढूंढा करते थे। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के गुनाहों की फेरिस्त यूं तो बहुत लंबी है, लेकिन उनके ऊपर एक ऐसी घटना का आरोप लगा जिसके बाद उनका राजनीतिक करियर एक तरह से खत्म हो गया और वो दोबारा कोई चुनाव नहीं जीत सके। और जिस तरह से खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताते हुए अतीक अहमद ने अपनी जो राजनीति है उसको एक तरह से परवान चढ़ाया था। तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर अतीक अहमद का अच्छा खासा समर्थन था, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। लेकिन प्रयागराज में 17 जनवरी 2007 को एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद से एक तरह से जो मुस्लिम समुदाय है उसके एक बड़े तबके का समर्थन भी मिलना अतीक अहमद को बंद हो चुका था। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। अतीक मर चुका है, लेकिन उसके आतंक का सबूत आज भी जिंदा है। अब डॉन के आतंक के सबूत एक एक कर बाहर निकल रहे हैं। अतीक के आतंक का एक और ऑडियो सामने आया है और इस ऑडियो में फोन पर अतीक की रमाकांत दुबे नाम के शख्स को धमकाता हुआ वो उसकी आवाज, खौफनाक आवाज सुनी जा सकती है। देखिए कैसे एक दौर ऐसा भी था कि अतीक की आवाज सुनकर ही दूसरा शख्स खौफजदा हो जाता था। चलो मैं
नहीं, अभी तुम मार नहीं खाए हो, अभी मार कहाँ देखे हो? अब भैया मार का मजा अभी आप बड़े भाई हैं, आप कहिए वहीं आए हमको मार दीजिए। ये एक ऐसी आवाज है जो प्रयागराज में किसी के फोन पर आती थी, डर से उसकी पतलून गीली हो जाती थी। एक सांस में सैकड़ों गालियां और कई बार जान से मारने की धमकी। ये आवाज डॉन अतीक की थी। अगर कोई शख्स जरा सी बात काटने की गुस्ताखी करता था तो उसका अंजाम यही होता था। हेलो, दुबे जी। हाँ शमशाद भाई। SPRA से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम कहें कैसी कह सकते हैं, हम कौन? पहले कहा SPRA से कि मैं गोली मार देता, मैंने गोली नहीं मारा ना। अब कोई कहने कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए? झूठ बोल SPRA झूठ बोल रहा है। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, आपने हमको मरवाया। इधर अतीक मरा और उधर उसके आतंक के सबूत एक एक कर सामने आने लगे। अतीक जेल से ही अपना आतंक फैलाता था, इसका सबूत इस नए ऑडियो से मिल रहा है। इस ऑडियो में अतीक ने रमाकांत दुबे नाम के एक व्यक्ति को धमकाया। अतीक के आतंक का ये ऑडियो साल 2016 का बताया जा रहा है। मैंने SPRA झूठ बोल रहा है, तुम भैया उसको हम क्या कह सकते हैं? SPRA के सामने बकैती कर रहे थे। हम किसी के सामने बकैती नहीं कर रहे थे, मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। करो धरना प्रदर्शन। मैं कुछ नहीं कहा भैया, ये आपको भैया जो भी गुमराह कर रहा हो वो अलग मैटर है। मैं आपके विरुद्ध आज भी नहीं हूँ, कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था। दरअसल साल 2016 में प्रदेश के किसी यूनिवर्सिटी में एक छात्र को निलंबित कर दिया गया था, जिसके विरोध में अतीक अहमद अपने 25 से 30 गुंडों के साथ पहुंचा था। जिसके बाद शियार्ट्स यूनिवर्सिटी के PRO रमाकांत दुबे ने अतीक पर FIR दर्ज करवा दी थी, जिसके चलते अतीक को जेल भी जाना पड़ा था। बाद में माफिया अतीक के निशाने पर यूनिवर्सिटी के PRO रमाकांत दुबे आ गए। आज से नहीं, आज मेरी आपकी जो है 92 में मैं आपके जब मीरापुर में मैं रहता तभी मैं वहीं बैठता था आपके पास जाकर के। आप उसको बच्चे की तरह मानते थे, लेकिन आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि आपको मैं भैया आपको कहा, आपने मुझे मारा। चलो नहीं, अभी तुम मार नहीं खाए हो, अभी मार कहाँ देखे हो? अब भैया मार का मजा अभी आप बड़े भाई हैं, आप कहिए वहीं आए हमको मार दीजिए। आप कहिए आप हमारे बड़े भाई हैं, आप जहाँ कहें मैं वहीं आ जाऊँ, वहीं हमको मार दीजिए। फिर चाहे वो पुलिस वाला हो, सरकारी अधिकारी या फिर कोई आम कारोबारी, डॉन अतीक किसी को नहीं बख्शता था। अरे भाई बहादुर भैया, तुम एक काम करो, कल मत आओ। कल जो है वो हमारी बीवी आ रही है। हेलो जी, कल हमारी पत्नी आ रही है, कल आप मत आइए। और आइए तो कुछ ऐसा कर आके आइए, कुछ बहुत सही। ऐसा न हो कि आपका एक पैर एक हाथ टूट जाए, समझे? आप लेट जाओगे आराम से 3 महीने के लिए अस्पताल में, समझे? तो हमारा काम रुक जाएगा। भाई हम सोमवार को पैसा इकट्ठा करके आएंगे कि आपका मूड सही हो जाए, और दूसरी जो भरोसा टूटा है आपका। नहीं, आप तो ये कि जितना अवॉइड हो सके हमारे सामने आप न पड़िए। बात समझिए, आपको मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। हेलो, आप अवॉइड करिए कि आप हमारे सामने न पड़िए। आप भाई आप बड़े हैं, आप हमको मार लीजिए, कोई हमें। और दूसरी बात ये है कि आप मार भी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लड़के नहीं, मार के चक्कर में आप न पड़िए। अभी ना आप मार जानते हैं, न मार का हाल जानते हैं। मार वो सच्ची आसान चीज लेना, ये सब बात न करो। गुस्सा आप शांत कर लीजिए हमारे ऊपर, हम पैसा लगे नहीं भाई, नंगाई कर देंगे तो हम चक्कर में कहाँ हो। बात समझे? सुनो, हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो लड़के कह रहे हैं वो काम आप करिए। हम इतनी जवान आपको दे रहे हैं कि मूड हमारा सही हो गया तो हम आपको फिर से आपको वही दिला देंगे, वही सम्मान दिला देंगे। लेकिन फिलहाल लड़के जो कह रहे हैं उनकी कोई बात आप काटिए मत। हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जो कह रहे हैं वो आप करे जाइए, इसी में आपके परिवार की भलाई है। अतीक डॉन ही नहीं बल्कि सफेद पोश भी था। उसे पता था कि कहां माफियागिरी दिखानी है और कहां सत्ता की पावर का इस्तेमाल करना है। अब जरा अतीक के इस लेटर को देखिए। अतीक की चिट्ठी उसके रसूख को बयां करती है। साल 2012 में अतीक की गृह सचिव को लिखी इस चिट्ठी में उसने उमेश पाल हत्याकांड को फर्जी बताकर केस को खत्म करने की अपील की थी। एक तरह से अतीक ने गृह सचिव से इस पत्र के माध्यम से गुहार नहीं लगाई थी, बल्कि आदेश दिया था।
माफिया अतीक मिट्टी में दफन हो गया है, लेकिन उसके आतंक, डर और दहशत के निशान आज भी भयभीत कर रहे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टीम। अतीक के तीनों हत्यारे शाइस्ता परवीन और गुड्डू बमबास, इन 5 किरदारों पर अतीक अशरफ, इन दोनों हत्याकांड का राज छिपा हो सकता है। तीनों शातिर शूटर्स ने मुंह से काम की कोई बात नहीं निकल रही है। वहीं फरार शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे। अब इनके मददगारों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। डॉन अतीक को किसने मरवाया, ये अभी भी एसआईटी के लिए बड़ी पहेली बनी हुई है। इन सब के बीच अब पुलिस छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस बीच एसआईटी ने एक नया खुलासा किया है। जांच में अतीक हत्याकांड का बिहार कनेक्शन सामने आया है। अतीक अशरफ हत्याकांड में 2 जिगाना और एक देसी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। ये देसी पिस्टल बिहार के मुंगेर में बनने की बात सामने आई है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या में अब बिहार का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। दरअसल अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या में 2 जिगाना पिस्टल के साथ साथ मुंगेर पिस्टल का भी इस्तेमाल हुआ है। यह खुलासा तब हुआ है जब इस पूरे मामले पर पुलिस अपनी जांच में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ बिहार के कनेक्शन में आखिर कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुंगेर पिस्टल उपलब्ध कराई और आखिर कैसे इन शूटर्स के पास मुंगेर पिस्टल पहुंची, इन तमाम सवालों की पहेली सुलझाने में भी पुलिस लगी हुई है। अतीक अशरफ के तीनों कातिल मुंह खोलने को तैयार नहीं। रिमांड खत्म होने के बाद तीनों प्रतापगढ़ की जेल में हैं। इस बीच आतंकी संगठन अलकायदा ने तीनों शूटर्स को मारने की धमकी दी है, जिसके बाद अब प्रतापगढ़ जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि अतीक की हत्या का राज इन तीनों को ही पता है। प्रताप जेल पहुंचे प्रभारी डीआईजी कारागार कर रहे हैं जेल में इंस्पेक्शन। बता दें कि वही प्रतापगढ़ का जेल है जहां पर अतीक ब्रदर्स के तीनों शूटर्स लवलेश, सनी और अरुण मौर्य को रखा गया है और इस जेल का निरीक्षण करने के लिए आज डीआईजी प्रभारी कारागार पहुंचे हैं। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में इन तीनों शूटरों को रिमांड के बाद दाखिल कराया गया है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। अलकायदा से इन तीनों को धमकी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं, प्रतापगढ़ का जो जिला कारागार का गेट है, पहला हो, दूसरा हो या तीसरा, तीनों गेटों को बंद कर दिया गया है। वही फरार शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम भी ऐसे किरदार हैं जिनके पकड़े जाने पर सच से पर्दा हट सकता है। इस बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता की फरारी में मदद करने वाले 7 वकील और 20 करीबियों की पहचान कर ली गई है। इनमें प्रयागराज का सुधांशु त्रिपाठी उर्फ बल्ली पंडित, मोहम्मद नफीस, इरशाद उर्फ सोनू, अरशद, सुल्तान अली, बांदा का जफर अहमद खान, डॉक्टर शैला, असाद, नूर, मोहम्मद मुस्लिम, मोहम्मद राशिद उर्फ नीलू, आवेज अहमद, अशरफ का साला सद्दाम, कासिम। संरक्षण देने वालों में मेरठ निवासी ननद आयशा नूरी, मोहम्मद अनस, आसिफ उर्फ मल्ली। आर्थिक मददगारों में मोहम्मद मुस्लिम, असलम मंत्री और खालिद जफर शामिल हैं। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के साथ असद बेटे की एनकाउंटर के बाद भी अभी तक शाइस्ता परवीन बाहर नहीं आई है, तो वहीं एसटीएफ के भी हाथ खाली हैं। आखिर ये फरारी इतनी लंबी कैसे चल पा रही है, इस पूरे मामले पर एसटीएफ ने भी अब अपनी जांच तेजी के साथ आगे बढ़ा दी है। दरअसल शाइस्ता परवीन को मदद कर रहे हैं वकील और 20 ऐसे लोग जो लगातार आर्थिक रूप से उसकी मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अब एसटीएफ ने चिन्हित कर लिया है, जिसमें 7 वकील हैं और 20 ऐसे लोग हैं जो लगातार शाइस्ता परवीन को आर्थिक मदद कर रहे हैं। इन सभी लोगों के नाम चिन्हित कर लिए गए हैं और जिसके बाद इनके ऊपर भी एसटीएफ आने वाले दिनों में कार्रवाई कर सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में अब हवाला का कनेक्शन सामने आ रहा है। उमेश पाल की हत्या से पहले 1 करोड़ 20 लाख की बड़ी रकम हवाला के जरिए शाइस्ता तक पहुंची थी।
इसके अलावा उमेश पाल से लेकर अतीक अशरफ हत्याकांड का राजदार कहलाया जा रहा गुड्डू बमबाज का एक मददगार मीट कारोबारी भी एसटीएफ की रडार पर है। 3 शूटर्स शाइस्ता और बमबाज गुड्डू मुस्लिम ये 5 किरदार हैं जिनके पास सारे राज हो सकते हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए लखनऊ से शिवम पांडे के साथ टीम न्यूज स्टेट। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन हमारी आपसे अपील, सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कहीं कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक